नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे अकबर के बारे में। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक का था। एक लंबा शासनकाल हम देख रहे हैं कि मुगल बादशाह अकबर को मिला, जिसमें वो अपने शासन व्यवस्था में बहुत सारे नए परिवर्तन कर पाए, बहुत सारी नई नीतियों को इंट्रोड्यूस किया। इस वीडियो में हम अकबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया कि अकबर का राज्याभिषेक फरवरी 1556 में कलानौर, ये पंजाब में है, वर्तमान में पंजाब के गुरदासपुर जिले में स्थित एक कस्बा है, यहाँ पर इसका राज्याभिषेक हुआ था। जहाँ तक अकबर के जन्म की बात है तो पिछले वीडियो में हमने बताया कि 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। इसके अलावा पानीपत का जो दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में नवंबर 1556 में लड़ा गया था, उसमें अकबर ने हेमू को पराजित करके उसका वध कर दिया और अकबर ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब देखिए, ये हेमू कौन था। हेमू बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है। हेमू बिहार के शूर सुल्तान आदिल शाह का एक वजीर था और जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और वहां से मुगल सेनाओं को निष्कासित कर दिया। हेमू ने इसके अलावा एक बड़ा काम ये किया कि उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित या सम्राट घोषित कर दिया। हेमू मूलतः हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला था और ये चूंकि आदिल शाह का वजीर था, इसलिए इसको एक अन्य नाम अदली के नाम से भी जाना जाता है। जब हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार किया, तब आगरा का मुगल गवर्नर सिकंदर खान था, जबकि दिल्ली का मुगल गवर्नर तारदी बेग था। 1556 में सिंहासन पर बैठने के समय अकबर वयस्क नहीं था। ये 13-13.5 साल की एज थी उसकी। इसलिए 1556 से लेकर के 1560 तक का मुगल प्रशासन की वास्तविक बागडोर बैरम खान के हाथ में थी, क्योंकि इसको हुमायूं ने अकबर का संरक्षक बनाया था। हमने पहले आपको बताया था कि ये कार्य किया गया था, इसलिए इस काल को बैरम खान के संरक्षण का काल के नाम से जाना जाता, 56 से 60 तक का समय। किंतु जब 1560 में अकबर और बैरम खान के संबंध कुछ खराब हो गए, आपसी झगड़े हो गए कि अकबर इधर जवान हो रहा था, यंग हो रहा था, और बैरम खान का चूंकि नियंत्रण था अकबर पे, तो दोनों में थोड़े मनमुटाव हो गए थे। तब अकबर ने बैरम खान को अपने अतालिक यानी संरक्षक और वकील मुस्तक, ये प्रधानमंत्री के लिए शब्द यूज है, पर्शियन वर्ड है, के पद से हटा दिया और 56 में बैरम खान का पतन हो गया, यानी बैरम खान की मृत्यु हो गई। अब हम देख रहे हैं कि आखिर बैरम खान के पतन के क्या कारण थे, क्यों, आखिर ऐसे कौन से रीजन थे कि बैरम खान को वहां से मुगल प्रशासन से निष्कासित किया गया। इसके कुछ कारणों की हम बात कर रहे हैं। छोटा क्वेश्चन 50 नंबर का आपसे इसमें पूछ सकते हैं बैरम खान के पतन के कारण। पहला कारण की हम बात करें कि बैरम खान के पतन के कारणों में कि बैरम खान एक शिया मतावलंबी मुस्लिम था, जबकि अधिकांश मुगल सरदार सुन्नी थे, इसलिए वे बैरम खान के आधिपत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, उससे चिढ़ते थे। दूसरी बात थी कि बैरम खान तानाशाही प्रवृत्ति और क्रोधी स्वभाव का था,
और उसके निर्णय अत्यंत कठोर थे, जिससे अनेक मुगल सरदार उसके विरोधी हो गए थे। तीसरा कारण इतिहासकार मानते हैं कि अकबर धीरे धीरे वयस्क होता जा रहा था और वह उसके संरक्षण और नियंत्रण से मुक्त होकर के प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहता था। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी जो होनी थी। और चौथी बात ये मानी जाती है कि बैरम खान और अकबर के बीच मनमुटाव का मुख्य कारण माहम अनगा और उसका गुट था। माहम अनगा जो थी वो अकबर की धाई माँ थी, जिसने उसको पाल पोस के बड़ा किया था, और उसके साथ उसका गुट था, उसका बेटा, उसका पति, जो निरंतर बैरम खान के विरुद्ध अकबर के कान भरते थे। तो ये 4-5 संयुक्त कारण थे जिनकी वजह से बैरम खान का पतन हो गया। आप महामनगा और उसके गुट की अगर आपको विस्तार से जानकारी चाहते हैं या आप और अधिक जानना चाह रहे हैं तो एक फिल्म बनी थी अभी काफ़ी साल, 5-7-10 साल हो गए शायद, जोधा अकबर। तो वो फिल्म आप अवश्य देखें। उससे उसके देखने के कई फायदे हैं। एक तो उस काल का जो परिवेश है, उस समय का रहन सहन, खान पान, दरबार में किस तरह के गुटबंदी, महामनगा और उसका प्रभाव और उसका शासन में हस्तक्षेप, अकबर की धार्मिक नीति, अकबर का व्यापार वाणिज्य के प्रति नीति, किस तरह से उस समय युद्ध लड़े जाते थे, किस तरह शस्त्रागार और युद्धों की तैयारियां वगैरह कैसे होती थी, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में आपको ये पिक्चर बहुत ही अच्छी बनाई गई है और अच्छे से इसको फिल्माया गया है। इसके शेड्स बड़े भव्य तरीके से लगाए गए थे। तो हमें एक ऐतिहासिक दृष्टि से देखने के लिए, मनोरंजन के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से देखने और उस काल के परिवेश को ठीक तरह से समझने के लिए ये जो है फिल्म हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, अन्यथा टीवी के किसी न किसी चैनल पे 2-4 दिन में आती जाती रहती है ये, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ही सामान्य सवाल है, बहुत ही पॉपुलर सवाल है कि अकबर के दरबार में 9 रत्न होते थे, 9 रत्न उसके दरबारी थे। तो अक्सर पूछ लेते हैं कि 9 रत्न कौन कौन से थे। तो ये 9 रत्नों की एक मैं लिस्ट दे देता हूँ आपको, आप लिख लीजिएगा। पहला बीरबल, जो सबसे प्रसिद्ध था और बड़ा वाकपटु था। दूसरा टोडरमल। टोडरमल एक्चुअल में आर्थिक मामलों का जानकार था, जाति से जैन था ये। तानसेन, संगीत से इसका संबंध था। और मुल्ला दो प्याजा, ये खाने पीने का शौकीन व्यक्ति था। अब्दुल रहीम खान काना, जिसको रहीमदास के नाम से हम हिंदी में पढ़ते हैं, रहीमदास के दोहे, ये पारसी का बहुत बड़ा विद्वान, पारसी और हिंदी का। ये बैरम खान का पुत्र था, जिसको अकबर ने पाल पोस के बाद में इसको बड़ा किया था। एक था हमीम हुमाम, और 7वां नंबर है मानसिंह का, यह आमेर का शासक था। और 8वां अबुल फजल और 9वां फैजी। ये दोनों भाई थे, अबुल फजल और फैजी। ये शेख मुबारक इसके पिता का नाम था और मूलतः ये मेड़ता के रहने वाले थे, नागौर के मेड़ता कस्बे से थे इनका संबंध। तो ये 9 लोग थे जिनको अकबर के 9 रत्नों के रूप से जाना जाता है। एक बार नाम मैं रिपीट कर देता हूँ वापिस। बीरबल, दूसरा टोडरमल, तीसरा तानसेन, चौथा मुल्ला दो प्याजा, 5वां अब्दुल रहीम खान खाना, 6ठा हमीम हुमाम, 7वां मानसिंह, 8वां अबुल फजल और 9वां फैजी। तो ये हम एक बार नोट कर लें और उनको याद कर लें, ताकि ये हमारे लिए कई बार पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार ये अकबर के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। अगले वीडियो में हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।